क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंतिम खाते, जिसमें अंतिम खाते में 3 चीजें आती है हमारी। कौन कौन सी? एक होती है व्यापार खाता, एक होता है लाभानी खाता, एक होता है आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाते को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। लाभानी खाते को हम P&L अकाउंट कहते हैं और आर्थिक चिट्ठे को हम बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यापार खाता होता क्या है। व्यापार खाता होता है जिसमें माल का क्रय विक्रय के बारे में पूरी डिटेल लिख रही होती है कि माल किधर से किधर जा रहा है, कितने कौन लेके गया, कितना माल गया, किसके द्वारा गया, उन चीजों के बारे में लिख रही होती है, ठीक है। वो कहलाता है आपका व्यापार खाता, ठीक है। जिसे हम फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें लिखते हैं वो कहलाता है आपका व्यापार खाता, ठीक है। अब व्यापार खाते के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? देखिए व्यापार खाते के उद्देश्य होते हैं माल की लागत मूल्य, मतलब जो भी उसकी कॉस्ट दे रखी है वो, तथा विक्रय मूल्य के अंतर का पता लगाना। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला और लाने खरीदने वाला, उन दोनों के बीच के अंतर का पता लगाना, ठीक है। और एक निश्चित समय में किए गए क्रय विक्रय से सकल लाभ या सकल हानि का पता लगाना। देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन निकालते हैं व्यापार खाते का, तो क्या होता है, हमारे दोनों चीजें होती हैं, हम माल को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो जब खरीदते हैं माल को तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जब बेचते हैं माल को तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। जब हम विक्रय में से क्रय को घटाते हैं तब हमारा निकलता है सकल लाभ, ठीक है। और जब हम क्रय में, अगर विक्रय ज्यादा है और कम क्रय को घटा रहे हैं तो क्या निकलेगा? सकल लाभ। लेकिन अगर क्रय ज्यादा है विक्रय से, ठीक है, तो निकलती है आपकी सकल हानि। तो उनका पता लगाना ही निश्चित समय में पता लगाना, मतलब निश्चित समय का मतलब है 1 साल के अंदर पता लगाना, ठीक है। जो भी हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न वर्षों के सकल लाभ या सकल हानि के तुलनात्मक अध्ययन से व्यापार की प्रगति और अवनति की जांच करना। देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इन चीजों के बारे में, इन चीजों की तुलनात्मक अध्ययन से, मतलब उन दोनों की तुलना करके आप उसकी प्रगति, मतलब कितना बढ़ रहा है और कितना गिर रहा है, उन चीजों की जांच कर सकते हैं व्यापार के बारे में, ठीक है। अब होता है विभिन्न वर्षों की बिक्री पर सकल लाभ या सकल हानि के प्रतिशत से व्यापार की प्रगति के स्तर का पता लगाना। क्या हो रहा है, अगर विभिन्न वर्षों में, मतलब बहुत सारे टाइम में आपकी क्या हो रही है, मतलब आप जो बनाते हैं व्यापार खाता जो बनाते हैं वो हमने बोला 1 साल का होता है, लेकिन एक साल का हम ऐसे ही करके 1 साल का ही बनाते हैं, ठीक है। इस साल का निकल जाएगा तो अगले साल का बनाएंगे, फिर हम उन सारे को देखते हैं, चेक करते हैं कि उनकी बिक्री में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उनके प्रतिशत को निकालते हैं, फिर पता लगाते हैं कि व्यापार की स्थिति क्या है, व्यापार की प्रगति के स्तर कितने हैं, बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो ये थे आपके क्या व्यापार खाते के उद्देश्य। अब देखिए व्यापार खाते के महत्व। व्यापार खाते के महत्व और आवश्यकता दोनों एक ही होती है, ठीक है। क्या क्या महत्व है देखिए, सकल लाभ हानि की जानकारी, सकल लाभ हानि कैसे निकालते हैं उसकी जानकारी, ठीक है। संपूर्ण प्रत्यक्ष व्ययों को लाभ पर प्रतिशत। संपूर्ण प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो डायरेक्ट वसूल किए जाते हैं, उन एक्सपेंसेस के लाभ पर जो प्रतिशत हो रहा है उस प्रतिशत को निकालना, ठीक है। प्रत्यक्ष व्ययों का क्रय पर प्रतिशत, मतलब पहले तो लाभ पर प्रतिशत निकालना और यहाँ पर क्या है, क्रय पर प्रतिशत निकालना, ठीक है। माल की लागत और बिक्री का अनुपात ज्ञात होना, दोनों का मतलब कॉस्ट का भी और सेल दोनों का अनुपात, दोनों का रेशो निकालना, ठीक है। चालू वर्ष के शेष माल की गत वर्ष के शेष माल से तुलना, मतलब अगर जो आपका करंट जो क्या है आपने जो निकाला हुआ है, मतलब शेष चालू वर्ष के शेष लाभ का मतलब हो रहा है आपका ओपनिंग स्टॉक, और गत वर्ष का शेष माल मतलब हो रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक, दोनों का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में तुलना करना, ठीक है। फिर होता है सकल लाभ का विक्रय पर प्रतिशत, सकल लाभ पर क्या निकालना, विक्रय पर प्रतिशत निकालना, ठीक है। फिर है संभावित हानि से सुरक्षा, मतलब जो भी हानि आपको पता चल जाए कि हानि होने वाली है उससे आपको सुरक्षा करना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो आपका जो बचा हुआ पिछले साल का जो बचा हुआ माल है उसे लिखना, वो आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। फिर आता है आपका परचेज। देखिए परचेज जो भी आप माल क्रय कर रहे हैं वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें से माइनस होता है, ये है आपका परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को, फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी लिखकर आपकी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नेट परचेज निकल आएगा आपका, ठीक है। फिर आता है आपका टू वेजेस, मजदूरी जो भी दे रहे हैं आप लोगों जो आपके घर पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन लोगों को जो भी मजदूर दे रहे हैं डे के हिसाब से, ठीक है, वो आपकी वेजेस कहलाती है, ठीक है। अब आता है ऑक्ट्री। ऑक्ट्री क्या होता है, देखिए ये होता है चुंगी, है ना, हिंदी में इसका मतलब होता है चुंगी। चुंगी क्या होती है, जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप माल खरीद रहे हैं, ठीक है, जब आप माल खरीद रहे हैं तो नगर निगम कुछ टैक्स लगाती है, ठीक है, कुछ कर वसूल करती है, उस कर को हम ऑक्ट्री बोलते हैं, ठीक है।
फिर आता है आपका कैरेज इनवर्ड, मतलब आंतरिक भाड़ा। आंतरिक भाड़े का मतलब होता है जो आपको छोटा मोटा भाड़ा है जिसे आप पता नहीं लगा पा रहे, वो वाला भाड़ा लिखना है, ठीक है। उस पैसों का भाड़ा लेना है, जैसे मान के चलो आपको कोई गाड़ी लेके जा रहे थे, आपका थोड़ा सामान गिर गया, आपको पता नहीं चला, वो वाला भाड़ा, ठीक है। अब कैरेज ऑन परचेज, मतलब खरीदे हुए माल पर, मतलब खरीद कर माल आप उसे लेके जा रहे हैं, आपका उसमें लॉस हो गया, थोड़ा सामान गिर गया कहीं पर, तो वो आपका खरीदा हुआ भाड़ा कहलाता है, ठीक है। अब गैस, फ्यूल और पावर, देख गैस का मतलब तो आप जानते हैं, गैस का खर्चा जो भी होता है कारखानों में, ठीक है। फ्यूल मतलब पेट्रोल वगैरह, ठीक है। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनका खर्चा जो भी हो रहा है कारखाने में, ये हमारे सारे जो होते हैं कारखाने से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब आता है फेटेड एंड कार्टेज, मतलब ये वाला भाड़ा वो होता है जो आप घोड़ा गाड़ी वगैरह में लेके जा रहे हैं चीजों को, ठीक है। अब आता है इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जैसे आपने बाहर से माल मंगाया, विदेश से कहीं से भी माल आ रहा है, उसका खर्चा जो हो रहा है, तो टैक्स लग रहा है उसका, वो, ठीक है। अब आता है आपका, फिर देखिए ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है बताएंगे, पहले ये देखते हैं। बाय सेल, सेल क्या होता है, विक्रय, बेचा हुआ माल, ठीक है। अब आपने माल बेचा, लेकिन कुछ लोगों ने आपको माल को लौटा दिया थोड़ा सा, है ना, तो ये बेचे हुए माल को यहाँ लिखेंगे, जो माल लौटा दिया गया है उसे यहाँ लिखेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, फिर आपका नेट सेल निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो इस साल का माल आपका रह गया है, वो लिखना, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब ये होता है बाय ग्रॉस लॉस। अब देखिए क्या होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैसे निकाला जाता है। देखिए पहले तो आपके इस वाली वैल्यूज को जोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, इस वाली वैल्यूज को जोड़ेंगे दोनों को, और फिर इन सब वैल्यूज को जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम इसे घटाएंगे इसमें से, ठीक है, तो आपका निकलेगा ग्रॉस लॉस, ठीक है। अगर लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद ये वाली वैल्यू कम आ रही है इन दोनों से, तो आपका निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब यहां से जोड़कर यहां घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां से जोड़कर यहां घटाएंगे तो ग्रॉस लॉस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम कल कराएंगे, अब वो कल क्लास में, ठीक है। आज बस हम फॉर्मेट बताएंगे, आज हमें थोड़ी थ्योरी करानी है, ठीक है, और थोड़ा फॉर्मेट सिखाना है आपको, ठीक है। तो कल हम इसकी क्लास लेंगे, न्यूमेरिकल कल क्लास बेस पे कराएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखिए पहला तो ये वाला पार्ट होता है हमारा ट्रेडिंग का, लेकिन इसके नीचे जो बनता है वो P&L बनता है। P&L का बारे में भी बताएंगे, P&L का भी फॉर्मेट बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बनता है वो नीचे क्या बनता है, P&L बनता है। ट्रेडिंग ऊपर, P&L नीचे। तो जब P&L नीचे बनेगा तो क्या होगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो डेबिट वाला क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर जो ग्रॉस लॉस आएगा वो ग्रॉस लॉस आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बैलेंस फिगर होता है, मतलब बैलेंस होके आता है, ठीक है। तो ये वाला ये भी हमारा बैलेंस फिगर होता है, ठीक है। तो ये वाला ग्रॉस लॉस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस निकल रहा है तो डेबिट में आएगा, ठीक है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है तो क्रेडिट में आएगा, P&L में, ठीक है। खाता, लाभांश खाता क्या होता है, जब हमारे खर्चे और प्रॉफिट, जिसमें दोनों चीजें लिखी जाती हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे डायरेक्टली हमें प्राप्त नहीं होते, ठीक है, इसलिए बोले अप्रत्यक्ष व्यय, वो और आपकी इनकम दोनों चीज लिखी जाती है, वो कहलाता है आपका लाभांश खाता, ठीक है। इसमें ऑफिस से रिलेटेड चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, लाभांश खाते की आवश्यकताएं, महत्व तथा लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए शुद्ध लाभ और हानि का ज्ञान होना, मतलब कैसे आपका लाभ निकल रहा है, कैसे आपकी हानि निकल रही है, उन्हें निकालना, ठीक है। शुद्ध लाभ में से वृद्धि के लिए प्रयत्न करना, शुद्ध लाभ का क्या करना, शुद्ध लाभ की कैसे वृद्धि की जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसकी प्रयत्न करना, ठीक है। गत वर्ष में मिलान, मतलब गत वर्ष का जो होना है कि गत वर्ष से अब जो हुआ है, आपका प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, उनका मिलान करना, ठीक है। लाभांश लाभों का वितरण, जो लाभांश हो रहे हैं, जो आपको डिविडेंड प्राप्त हो रहे हैं, लाभ प्राप्त हो रहे हैं, उनका क्या करना, उनका वितरण करना, उन्हें देखना कि आपका सही हो रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप बता रहे हैं P&L का। देखिए अब डेबिट और क्रेडिट वाला सीन तो वही है, हमने बताया था, नीचे आता है ये, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कर लिख देंगे, ग्रॉस लॉस इधर आएगा, ठीक है, ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ग्रॉस लॉस आएगा, देखिए यहाँ पे सारे खर्चे आएंगे, यहाँ पे सारा आपका क्या होगा, यहाँ पे इनकम आएंगी आपकी, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस आपको बताई दिया हमने, सैलरी वेतन आती है, जो कर्मचारी होते हैं उनका महीने का जो वेतन दिया जाता है वो वेतन आता है। रेंट माने होता है किसी रूम वगैरह किराया, जिसमें आप ऑफिस चला रहे हैं, ठीक है, उनका किराया। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी का हमने वहां पर भी आया था और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। वहां पे पावर केवल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से अगर बिजली आ रही है तो वहां पे वहां पे लिखा जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर चार्ज भी रखा हुआ साथ में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है।
तो एक्सपेंसेस दे रखा होगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। प्रिंटिंग है, स्टेशनरी छपाई का जो खर्चा होता है वो, और छोटे मोटे पेंसिल रबड़ बॉल पेन है जिसका भी खर्चा होता है वो यहाँ, ठीक है। टेलीफोन का जो चार्ज होता है वो लिखा जाएगा। ऑडिट फीस होती है, ऑडिट फीस होती है आपकी जो एक हमारी कंपनी के, जब कोई अकाउंटेंट हमारा कंपनी का पूरा ये बनाता है बैलेंस शीट वगैरह, तो पूरा जो फाइनल अकाउंट तैयार करता है उसके बाद में एक चेक करने के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो हमारे सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। तो उनकी फीस है ये ऑडिट फीस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मतलब जो भी आप विज्ञापन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं चीजों को लाने में या खर्च करने में, या फिर ऐसा हमारा शोरूम होता है उसका एडवर्टाइजमेंट हमारे न्यूज़पेपर में आता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट उसकी फीस जो भी जा रही है वो, ठीक है। बैड टैक्स जो आपका जो पैसा आपका डूब गया है वो वाला खर्चा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट जो आपको डिस्काउंट आपको क्या कर रहे हैं, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट से जो भी लॉस हो रहा है, एसेट्स को बेचने पर जो भी लॉस हो रहा है वो ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी ये नेट प्रॉफिट के बारे में बताएंगे। अब देखिए ग्रॉस, ये क्या होता है फिर, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है लोगों से वो डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे इनकम आती है हमारी, ठीक है, जो आपको प्राप्त हो रही है वो चीजें लिखी जाएगी। कमीशन आपको प्राप्त हो रहा है वो लिखा जाएगा, शायद यहाँ पे हमने कमीशन नहीं लिखा, यहाँ पे कमीशन और इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, टू कमीशन, यहाँ पे कमीशन अलाउ मतलब जो आप लोगों को देंगे कमीशन वो, और यहाँ पे आप जो रिसीव करेंगे वो वाला कमीशन, ठीक है। और बैड डेट्स रिकवर्ड, हमने ये बताया था बैड डेट्स क्या होता है, जो आपका पैसा डूब गया है फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद ये रिकवर हो गया है, वो बैड डेट्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट से एसेट को बेचने से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ आएगा, ठीक है। किसी भी चीज किसी भी सोर्सेज से आपको इनकम प्राप्त हो रही है वो यहाँ आएगी, ठीक है। अब देखिए नेट लॉस कैसे निकलते हैं, अभी मैंने बताया था नेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का, तो ऐसे ही सेम कंडीशन होगी। इन सबको प्लस करने के बाद अगर ये वाली अमाउंट ज्यादा आ रही है इससे, ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। और अगर ये वाली जोड़कर इन सबको घटाने के बाद ये वाली अमाउंट बच रही है तो निकलेगा आपका नेट लॉस, ठीक है, जो होता है आपका बैलेंस फिगर, ठीक है। ये भी बैलेंस फिगर और ये भी बैलेंस फिगर, ठीक है। अब देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो हमारा ट्रांसफर हुआ पी&एल में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमारा किसमें ट्रांसफर हुआ, पी&एल में। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा किसमें ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बारे में बताएंगे, पहले भी अभी इसकी करा देते हैं, ठीक है, उनके बारे में बता। देखिए चिट्ठा होता है आपका जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, ठीक है, जो आपकी वित्तीय पोजीशन को बताता है वो कहलाता है आपका आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो आर्थिक चिट्ठी के हिसाब से तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्थिक चिट्ठी के क्या क्या लाभ और क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए दायित्व ज्यादा हो संपत्तियों से, मतलब दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है दायित्व लायबिलिटी का साइड, एक होता है एसेट्स का साइड, ठीक है। तो जब दायित्व ज्यादा हो, मतलब डेबिट वाला साइड, इधर वाला पोर्शन ज्यादा हो उस वाले पोर्शन से, तो क्या कहलाता है आपको, तब आपको क्या होगा, व्यापारी जो होगा वो दिवालिया हो जाएगा, मतलब इंसॉल्वेंस हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, बैंक ये घोषित कर देगी कि इसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है आपका व्यापार का मूल्य निर्धारण एवं ख्याति का मूल्य ज्ञात करने में सहायक, मतलब व्यापार के मूल्य को निर्धारित करना है और ख्याति के मूल्य। ख्याति क्या होती है, ख्याति का पोर्शन होता है आपकी गुडविल, जो हमने दोहरा लेखा प्रणाली में बताया था ख्याति का मूल्य क्या होता है, उसके लिए आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान होना, व्यवसाय की मतलब व्यवसाय के लिए जो प्रॉफिट हो रहा है वो शक्ति का ज्ञान होना, ठीक है। सभी संपत्तियां एवं दायित्वों की प्रगति और सीमा की जानकारी प्राप्त होना, सभी संपत्तियों और दायित्वों की क्या होना, उसकी प्रकृति को जानना और उसकी सीमाओं को जानना, ठीक है। पूंजी एवं पूंजी में होने वाली वृद्धि या कमी की जानकारी, पूंजी में वृद्धि जो भी आपका कैपिटल है उसमें वृद्धि जो हो रही है वो या लॉस हो रहा है उसकी जानकारी होना, ठीक है। विभिन्न कोषों के संबंध में पूर्ण जानकारी, कोष को मतलब होता है फंड, जो आप फंड पैसा लगा रहे हैं उस चीजों के बारे में जानकारी, ठीक है। पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय तथा अपर्याप्त और अग्रिम आय की जानकारी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पूर्वदत्त व्यय वो होते हैं जो आप पहले पैसे लगा चुके होते हैं वो, ठीक है, जो आपको प्राप्त नहीं हुए होते हैं, मतलब पहले लगा चुके हैं लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुआ। अदत्त व्यय होते हैं जो आपको आगे लगाने हैं, ठीक है। अपर्याप्त मतलब होता है जो आपको प्राप्त नहीं हुए वो, और अग्रिम होते हैं आपको एडवांस प्राप्त हुए हैं वो, उनकी जानकारी प्राप्त होना, ठीक है। अब गत वर्षों की संपत्तियां एवं दायित्वों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए सामग्री, मतलब जो पुराने पिछले साल हैं उनकी संपत्ति और दायित्वों का क्या करना, तुलनात्मक उनकी तुलना करना, ठीक है। अब बैंक और ऋणदाता व्यापार की आर्थिक प्रगति से व्यापार के लिए ऋण की मात्रा का निर्धारण करना,
क्या होता है जब बैंक और ऋणदाता मतलब जो ऋण देता है वो, ठीक है, व्यापार की आर्थिक स्थिति से क्या करता है, व्यापार के लिए ऋण की मात्रा का निर्धारण करता है। व्यापार की आर्थिक स्थिति को देखकर ही वो क्या करते हैं, बैंक और ऋणदाता जो होते हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, व्यापार की आर्थिक स्थिति को देखकर ही, जब आप वो आर्थिक चिट्ठे को देख लेंगे, उसी से उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे, उसी से क्या होगा, उनके वो लोन प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, व्यापार चिट्ठी के, आर्थिक चिट्ठी के लाभ और उद्देश्य। अब इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती है, देखिए कैपिटल आता है, हमने नेट प्रॉफिट निकाला था। अगर देखिए नेट प्रॉफिट आता है आपका क्वेश्चन में तो उसे जोड़ेंगे, ठीक है। नेट लॉस होगा तो उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग को माइनस करेंगे, इनकम टैक्स जो दे रखा है उसे माइनस करेंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी कैपिटल में से इन सब चीजों को प्लस या माइनस करेंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर आती है आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है जो आपकी 1 साल तक के लिए चलती है, ठीक है। तो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है जैसे किसी भी आपने क्या करे, बैंक से अपनी जो आपने डिपॉजिट की है वो अमाउंट से ज्यादा अमाउंट आपने लोन पर ले ली है या वहां से निकाल ली है, ठीक है। तो उसे वो आपको बाद में पे करनी है, वो वैल्यू कहलाती है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू आएगी बिल पेबल, जो बिल पे करना है आपको वो आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अदद व्यय है वो आएंगे, और अर्न एक्सपेंसेस जो हमने बताया था अपर्याप्त, ठीक है, वो एक्सपेंसेस वो आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टाइम से चलती है, 1 साल से ज्यादा चलती है, ठीक है। तो वो आपके हो सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अब आता है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, कैश इन हैंड, जो हाथ से आप पैसा दे रहे हैं वो लिखा जाएगा, जो बैंक से पैसा जा रहा है वो लिखा जाएगा। बिल्स रिसीवर, जो आपको बिल्स रिसीव हो रहे हैं वो लिखे जाएंगे। सन्डी डेटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर लिखना भूल गए क्या हम, यहाँ पे क्रेडिटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपको क्रेडिटर लेनदार, ठीक है, जो पैसे लेता है वो, ठीक है। देनदार, सनी डेटर्स में देनदार जो देता है पैसे वो आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने बताया ही था क्या होता है, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो पूर्वगत व्यय होते हैं जो आपको पहले प्राप्त हो चुके हैं लेकिन वसूल नहीं हुए वो आएंगे, ठीक है। एक्टिव इनकम जो आपकी उपार्जित आय है, ठीक है, वो आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं आपके नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं, जो आपके 1 साल से ज्यादा चलते हैं, जैसे गुडविल है, ठीक है, गुडविल आएगी यहाँ पर। फर्नीचर आएगा, ठीक है। मोटर व्हीकल जो 1 साल से ज्यादा चलती है वो सारी चीजें। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आपकी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना हमारा डेबिट साइड होता है, हम यहाँ पे खरीदने वाली चीजों को, इन चीजों को खरीदते हैं इसलिए हम डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा डेबिट वाला होता है इधर का, और इधर वाला ये वाला क्वेश्चन होता है इसमें क्रेडिट, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। तो ये है आपकी बैलेंस शीट। अब देखिए जब आप दोनों चीजें निकाल लेंगे तो इसका टोटल और इसका टोटल दोनों का सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर नीचे जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट बना हुआ है ये, ठीक है। अब ऐसे फॉर्मेट बना हुआ है, इसके नीचे आगे समायोजन करके यहाँ पे लिखी हुई होगी, ठीक है। जो समायोजना यहाँ पर लिखी हुई होंगी तो वो समायोजना हमेशा 2 जगह ट्रांसफर होती है। देखिए 2 जगह कौन कौन सी जगह ट्रांसफर होती हैं, या तो देखिए ट्रेडिंग में ट्रांसफर होंगी, ट्रेडिंग में, और या फिर P&L में, ठीक है, या फिर क्या ट्रेडिंग में या बैलेंस शीट में, ठीक है, या फिर P&L में या बैलेंस शीट में, ठीक है। ये ट्रांसफर होगी 2 जगह, ठीक है। जहां समायोजना हमारी फॉर्मेट के नीचे दे रखी है समायोजनाएं होती है वो हमारी 2 जगह ट्रांसफर होती है। देखिए अब समायोजना होती क्या क्या है, पहला होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, मतलब संपत्तियों पर दिया गया ह्रास, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलता है, देखिए पहले तो हमारा क्या होता है, जब हम एक तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, P&L में लिखेंगे, 2 जगह लिखते हैं, ठीक है। तो P&L में आएगा ये डेबिट साइड, ठीक है, और एसेट्स में आएगा जैसे जिस पे भी दे रखा है, इसमें मान के चलिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पे दे रखा है, तो जो भी होगी एसेट दे रखी होगी मशीन, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ठीक है। गुडविल पर होगा तो गुडविल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे आएगा आपका क्या, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ठीक है। फिर आपका दे रखा होता है आपका क्या, बैड डेट्स, मतलब 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, ऐसे दे रखा होगा, ठीक है, ठीक है। 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स दे रखा होगा। तो क्या करते हैं हम, देखिए ये भी 2 जगह आता है, P&L और बैलेंस शीट।
एसेट्स ये कौन सा साइड होता है आपका, संपत्ति की साइड है ना। तो देखिए ये भी संपत्ति की साइड आता है, डेटर्स लिखा हुआ होता है, तो क्या करेंगे डेटर्स में से जो भी 5% दे रखा होगा उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर अपलिखित भी दे रखा होता है, इसमें एक अपलिखित का मतलब सीन होता है एक, ठीक है। अगर अपलिखित का भी सीन दे रखा होगा तो पहले अपलिखित को माइनस करेंगे। देखिए पहले तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ, अपलिखित का मतलब होता है रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उसका 5% जो प्रोविजन दे रखा होता है, जिसे बोलते हैं हम ओल्ड प्रोविजन, इसे बोलते हैं हम न्यू प्रोविजन, ठीक है। जो 5% दे रखा होगा उसे क्या बोलेंगे, न्यू प्रोविजन। उसे माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज और दे रखी होती है, 2% या 3% या 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो वो डिस्काउंट किसमें से होगा, इस वाली वैल्यू में से, है ना। इस वाली वैल्यू का 2% ऑन डेटर्स, डिस्काउंट जो निकालेंगे वो इस वाली वैल्यू से घटाकर यहाँ पर लिखी जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था आपका किसका, डेटर्स का। लेकिन इसका ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका एसेट्स वाला। अब इसका सीन होगा सीधे सीधे, अब पीएनएल में भी होगा इसका सीन, ठीक है। तो पीएनएल में सीन कैसे होगा, देखिए देखिए पीएनएल में हमने भी लिखाया था आपको, क्या लिखा होता है, बैड डेट्स लिखा होता है पीएनएल में, बैड डेट्स, उसमें प्लस करते हैं हम अपलिखित को, रिटर्न ऑफ को, ठीक है। रिटर्न ऑफ को प्लस करेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे जो 5% दे रखा होगा उसे, 5% प्रोविजन, जिसे बोलते हैं हम क्या, न्यू प्रोविजन, ठीक है। उसे माइनस करेंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ लिख देंगे, और डिस्काउंट को हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। डिस्काउंट को भी लिखते हैं, डिस्काउंट हम अलग से लिख देंगे, क्योंकि हमने बताया दो जगह आती है समायोजनाएं, 1 2 3 तीनों जगह अलग अलग होंगी, 1 2 3 तीनों जगह होंगी, ठीक है। इसे अलग से लिख देंगे डिस्काउंट को, ठीक है। तो ये था आपका किसका, समायोजना में पीएनएल का, ठीक है। अब और कौन सी चीजें होती हैं, अब देखिए एक आउटस्टैंडिंग प्रीपेड और होती है, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, एक आउटस्टैंडिंग का हमने बता दिया आपको किसमें लिखी हुई होती है, एक लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक तो लायबिलिटी साइड में हो गई, और दूसरी आती है पीएनएल की, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है तो सैलरी में जोड़ देंगे, सैलरीज में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। और अगर प्रीपेड सैलरी दे रखा है, प्रीपेड सैलरी दे रखा है तो माइनस कर देंगे प्रीपेड सैलरी, ठीक है, ठीक है। ऐसे क्या दे रखा हो आपका, इसमें दे रखा हो उपार्जित आय, जिसे बोलते हैं एक्यूड इनकम, ठीक है। सेम कंडीशन उनकी होगी, एक्यूड, और इसमें होता है अनअर्न, जो हमारी एडवांस दे रखी है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन दोनों का होगा कि ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी समायोजनाएं, कल हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस कराएं, आपको अच्छी कॉमर्स की क्लास पढ़ाएं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।